नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई-लिखाई कर रहे होंगे। हाँ, तो मेरे भाई आइए आज के वीडियो में महात्मा गांधी के द्वारा कुछ आंदोलनें किए गए हैं, उसको हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि आप लोग जानबे करते हैं कि ये सब हिस्ट्री चैप्टर के अंतर्गत आता है। तो आइए बिना समय व्यतीत किए इसको देखते हैं कि महात्मा गांधी ने कौन-कौन से आंदोलन किए और इससे यहाँ से कैसे-कैसे सवालें आपके सामने एग्जाम में आ जाती हैं। तो आइए एक-एक करके देखते हैं। एक आंदोलन किए थे जिस आंदोलन का नाम है दांडी यात्रा। दांडी यात्रा। देखिए मेरे भाई, महात्मा गांधी ने 11 सूत्री का मांग किया था। 11 सूत्री का मांग इरविन से किया था। इरविन 11 सूत्री का मांग इरविन से किए थे, लेकिन इरविन ने इनकी मांगों को नहीं माना, जिसके कारण 12 मार्च, डेट याद रखिएगा, डेट थी 12, महीना था मार्च। 12 मार्च 1930 को इन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा को प्रारंभ कर दिया। ध्यान रखिएगा इस डेट को। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से इन्होंने एक यात्रा तैयार किया, जिस यात्रा को आज हम लोग दांडी यात्रा के नाम से जानते हैं। उसके बाद इनमें 78 अनुयायी थे। ध्यान से पूछेगा, बताइए महात्मा गांधी के साथ दांडी यात्रा में कितने अनुयायी थे? तो 78 यानी कि 78। कहीं कहीं मेरे भाई 80 भी देता है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद इन्होंने 385 किलोमीटर दूरी तय करके 385 किलोमीटर 24 दिन में अंतिम रूप से 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच जाते हैं। दांडी पहुंचकर इन्होंने आश्वन विधि से, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, आश्वन विधि से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ देते हैं। पूछेगा कि बताइए महात्मा गांधी ने किस विधि से नमक बनाया था? तो आसवन विधि से। इनके साथ कौन सी महिला थी? तो सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। अब उम्मीद करते हैं कि आप इस दांडी यात्रा को समझ पाए होंगे। दांडी यात्रा क्या थी मेरे भाई? कि 11 सूत्री का मांग महात्मा गांधी ने इरविन से किए थे, लेकिन इरविन ने इस मांगों को नहीं माना, जिसके कारण 12 मार्च, डेट याद रखिएगा, 1930 को महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ करते हैं, जिसमें 78 अनुयायी भाग लेते हैं। उसके बाद इन्होंने 385 किलोमीटर दूरी तय करते हैं और 24 दिन में ये 6 अप्रैल 1930 को अंतिम रूप से दांडी पहुंच जाते हैं और आश्वन विधि से वहां नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ देते हैं। हालांकि इनके साथ में पूछता है कि कौन सी महिला दांडी यात्रा में महात्मा गांधी के साथ थी? तो सरोजिनी नायडू। यही सरोजिनी नायडू मेरे भाई, जिसको भारत कोकिला कहा जाता है। इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। पूछेगा कि भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, तो इसका भी आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। यूपी की थी ये बाबू, यूपी की थी, प्रथम महिला थी जो इंडिया का गवर्नर यानी कि राज्यपाल बनी थी। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी कभार बच्चे, मेरे भाई मेरे बहन कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। अगर स्वर कोकिला कहा ना, अगर स्वर कोकिला कहा तो लता मंगेशकर हो जाएगा। स्वर कोकिला, हालांकि ये दुनिया में नहीं रही, स्वर्गीय लता मंगेशकर जी बहुत बड़े गायिका थी। आप लोग इनको जानते हैं, इनका बहुत सारी सॉन्ग हैं, जैसे देशभक्ति गाई थी, ऐ मेरे वतन के लोगों। तो
पूछेगा कि स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, तो लता मंगेशकर। लेकिन भारत कोकिला किसे कहा जाता है, सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू। ये कब पहुंच गए डांडी, 6 अप्रैल 1930 को। किस विधि से नमक बनाए, आसवन विधि। तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं कि दांडी यात्रा आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आइए, इनके द्वारा एक और आंदोलन किया गया, जिस आंदोलन का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। जस्ट मेरे भाई, इसी दांडी यात्रा के बाद महात्मा गांधी ने एक और आंदोलन किया, जिस आंदोलन का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या थी सविनय अवज्ञा आंदोलन, आपको दिखाते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा के तुरंत बाद इन्होंने स्टार्ट किया था। महात्मा गांधी जब दांडी यात्रा में सफल हो गए, तो उसके बाद एक और आंदोलन किए, जिस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये आंदोलन क्यों खास हो जाता है मेरे भाई, जिस समय ये इंडिया के समय इंडिया में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उस समय लंदन में, ध्यान रखिएगा, लंदन में गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। लंदन में गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। गोलमेज सम्मेलन 3 हुए हैं, ध्यान रखिएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था मेरे भाई 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक चला था। वही दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931। उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन मेरे भाई हुआ था 17 नवंबर 1932 से लेके 24 दिसंबर 1932 तक चला था। इस बात को ध्यान रखिएगा। गोलमेज सम्मेलन जब लंदन में चल रहा था, तो इंडिया में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। यही कारण है कि पहले गोलमेज सम्मेलन, यानी कि पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में कांग्रेस के कोई भी प्रतिनिधि इसमें भाग नहीं लिया था। और ये बात बहुत दिक्कत में डाल दी। वहां लंदन से इरविन पर दबाव बनाया गया कि अरे, गोलमेज सम्मेलन में तो कांग्रेस का एक भी प्रतिनिधि भाग नहीं ले। ये दबाव के चलते इरविन ने महात्मा गांधी के साथ एक समझौता कर लिया। समझौता किया, लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी के साथ समझौता किया। वो समझौता कब होता है आपको बता देते हैं। 5 मार्च 1931 को एक समझौता होता है। इस समझौता का नाम गांधी इरविन समझौता या इरविन समझौता कहा जाता है। ध्यान से रखिएगा, इरविन समझौता। पूछेगा सवाल कि इरविन समझौता कब हुआ था मेरे भाई, तो आप ये याद रखेंगे 5 मार्च 1931। ये दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसको दिल्ली पैक्ट भी बोला जाता है। इस बात को भी जरूर ध्यान रखेंगे। दिल्ली पैक्ट 5 मार्च 1931 को इरविन और महात्मा गांधी के बीच समझौता होती है। और महात्मा गांधी की बात इरविन मान लेता है और इरविन की बात महात्मा गांधी मान लेते हैं। महात्मा गांधी के बाद में इरविन जो गिरफ्तार थे भारतीय, उसको छोड़ देता है, टैक्स वैक्स को माफ कर देता है। लेकिन एक बात मेरे भाई, बार बार लोग इन्हीं के चलते इनको बुरा भला बोलते हैं गांधी जी को। इन्होंने भगत सिंह की फांसी की जो सजा सुनाई गई थी, उसको माफ करने के लिए 4 चांद नहीं किए। खैर छोड़िए, वो तो बात की बात है। महात्मा गांधी और इरविन के बीच जो समझौता होने के बाद 7 सितंबर 1931 को, इस बात को ध्यान रखिएगा, थोड़ा यहाँ और सवाल बन जाती है मेरे भाई। उम्मीद करते हैं कि आप इसको नोट कर रहे होंगे। देखिए, 7 सितंबर 1931 को महात्मा गांधी एस राजपूताना नामक जहाज, जो कि पानी वाली जहाज, ध्यान रखिएगा, पानी वाली जहाज से लंदन पहुंच जाते हैं। ध्यान रखिएगा, थोड़ा मिटाते हैं, स्पेस कम है।
7 सितंबर 1931 को एस राजपूताना नामक पानी वाली जहाज से लंदन पहुंचते हैं और लंदन में ही इनको विंस्टन चर्चिल अर्ध नग्न फकीर की संज्ञा दे देता है। अर्ध नग्न फकीर पूछा है सवाल कि अर्ध नग्न फकीर किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी। किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल। अब देखिए जब महात्मा गांधी 7 सितंबर 1931 को लंदन जाते हैं तो वहां इनको पंचांग की बात होती है, दलितों के लिए अलग आरक्षण की व्यवस्था, जबकि इस बात से महात्मा गांधी सहमत नहीं थे और पुनः भारत आ जाते हैं। महात्मा गांधी लंदन से पुनः भारत आकर और सभी ने अवज्ञा आंदोलन को फिर आगे बढ़ा देते हैं। तो मेरे भाई उसके बाद क्या होता है कि महात्मा गांधी से यहाँ से सवाल बनता है कि बताइए महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो द्वितीय। टोटल गोलमेज सम्मेलन कितना हुआ है? तो 3 गो, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। याद रखेंगे 30, 31 और 32। पूछेगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लिए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद मेरे भाई 24 सितंबर, इस डेट को ध्यान रखेंगे, डेट था 24, महीना थी सितंबर। 24 सितंबर 1932 यानी तृतीय गोलमेज सम्मेलन जब अंत हुआ 32 में, तो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को आप लोग जानते हैं, प्लस में एम गांधी यानी कि महात्मा गांधी के बीच एक समझौता होता है जिसको हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पूना पैक्ट आपसे पूछेगा कि पूना पैक्ट किन दो व्यक्तियों के बीच में हुआ था? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर साहब उन्हीं को बोलते हैं, इनको उपनाम बाबा साहब भी कहा जाता है, यही संविधान के जनक भी कहे जाते हैं। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। और ये महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट दोनों के बीच में होता है। तो मेरे भाई ये महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा आप लोग समझ गए होंगे। इसी वीडियो में थोड़ा सा आपको असहयोग आंदोलन के बारे में बता देते हैं। असहयोग आंदोलन क्या था? असहयोग आंदोलन। देखिए मेरे भाई असहयोग आंदोलन, असहयोग मतलब किसी की मदद नहीं करना, असहयोग मदद नहीं। तो देखिए मेरे भाई ये जो होता है 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा इस आंदोलन को शुरू किया जाता है। ये जो आंदोलन था ये जन आंदोलन था। जन आंदोलन का मतलब होता है लोगों का आंदोलन था। असहयोग आंदोलन, इसमें महात्मा गांधी ने कहा कि देखिए हमको अगर आजादी चाहिए तो हम लोग अंग्रेजों का मदद नहीं करेंगे। तो जो वकील के पद पे थे वो वकील के काम करने नहीं गए, अंग्रेजों के द्वारा जो भी सामानें बनाई गई थी उसको बहिष्कार किया गया, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया, जिससे हम लोग को आजादी तो नहीं मिल पाई, लेकिन अंग्रेजों को जो आर्थिक स्थिति थी काफी प्रभावित हुई। तो मेरे भाई ये 1 अगस्त 1920 को ये असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, मेन फैक्ट आपको बता देते हैं। 5 फरवरी 1922 को एक घटना घटती है जिस घटना का नाम है चौरी चौरा हत्याकांड। जरूर ध्यान रखिएगा, चौरी चौरा हत्याकांड गोरखपुर जिले में है, जो अभी वर्तमान में यूपी राज्य में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ वहां का मुख्यमंत्री है। तो 5 फरवरी 1922 को एक चौरी चौरा हत्याकांड होता है जिसमें हम लोग ब्रिटिश को लूट लेता है लोग। तो क्या होता है मेरे भाई कि इसमें 22 पुलिस कर्मियों की हत्या हो जाती है।
उसमें जेल में जब आप लोग जानते करते हैं कि जेल में बम फेंक देते हैं लोग, राजेंद्र लाहिड़ी और कुछ थे भारतीय, और उसमें 22 पुलिसकर्मी की मौत हो जाती है। और इस घटना से प्रभावित होकर महात्मा गांधी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो कई बार ये सवाल पूछा कि बताइए महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से प्रभावित होकर या किस घटना से प्रभावित होकर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया? तो चौरी चौरा हत्याकांड। देखिए 5 फरवरी को घटना घटती है और ये 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन का अंत हो जाता है, यानी कि इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। इस के कारण महात्मा गांधी से बहुत सारे हमारे भारतीय नेता नाखुश थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए। महात्मा गांधी को इस आंदोलन को वापस लेने की वजह से इन लोग काफी इनको आलोचनाएं भी हुई। खैर जो हुई सो हुई। तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं कि आप इस आंदोलन को समझ पाए होंगे। और इस आंदोलन जो था 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड के कारण इस आंदोलन को महात्मा गांधी वापस ले लिए। 12 फरवरी 1922 को ये वापस होता है आंदोलन, और इसी के कारण महात्मा गांधी को जेल भी जाना पड़ता है। तो मेरे भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसी तरीके से इतिहास का छोटे छोटे टॉपिक आपको इस आपका छोटा सा भाई आपको जानकारी देता रहेगा। तो इसी के लिए हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि मेरे भाई अब कंटिन्यू वीडियो आपको जाएगी, क्योंकि हमारा 12th आर्ट्स का नए बैच स्टार्ट हो चुका है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।